मेरा नाम अमर है। आज मैं आपको अपनी ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरा पूरी तरह से जीवन ही बदल दिया। मैं चाहकर भी आज तक इससे नहीं निकल सका। जब वो लड़की मेरे जीवन में आई थी, मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जबकि मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा था, मगर ये काम करना मेरी मजबूरी थी। मैं एक बड़ी पोस्ट पर था और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था और 1 लाख रुपए महीने तक कमा लेता था, मगर इस कमाई को छुपाने की खातिर मैं फूड डिलीवरी का काम करता था, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। मेरे इस काम का सबको पता था, मगर मेरी असल नौकरी क्या है मेरे माता पिता तक नहीं जानते थे। मैं ये सब कुछ एक लड़की से बचने की खातिर कर रहा था, मगर मुझे क्या पता था कि एक लड़की से जान छुड़वाऊंगा तो दूसरी लड़की के पीछे ऐसे पागल हो जाऊंगा कि अपने जज्बात भी खो दूंगा। मेरा रिश्ता एक गांव से था। वहाँ सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सबको ही एक दूसरे के घराने से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। बचपन से ही मैं बहुत तेज़ दिमाग का था, हर क्लास में टॉप करता, ऊपर से माता पिता की इकलौती संतान। और इकलौती संतान कितनी प्यारी होती है ये तो सबको ही पता है। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ को कुछ बीमारी की वजह से दोबारा संतान नहीं हुई, इसीलिए माता पिता की हर उम्मीद मुझसे ही जुड़ी थी। उन्हें मुझसे ही अपने सारे ख्वाब पूरे कराने थे। मैंने भी कभी उन्हें तंग नहीं किया और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करता। माँ ने बचपन में ही घुट्टी में मुझे ये घोलकर पिला दिया था कि तुझे बड़ा आदमी बनना है। तेरे पिता बड़े गरीब हैं, उनका गरीब पैदा होना उनका कसूर नहीं था, मगर उनका गरीब मरना ये उनका कसूर है। लेकिन अब गरीब पैदा होने के बाद तू भी गरीब मरा तो तेरे पिता में और तुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा। इसीलिए बेटा कड़ी मेहनत करना, जहाँ तक मुमकिन होगा हम लोग तेरा साथ देंगे, तो बस हमें उदास मत करना। मैंने अपनी माँ की ये बातें अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा ली और मेरी माँ ने ये मुझसे एक बार नहीं कही, बल्कि वो रोज़ सुबह उठकर मुझे ये याद दिलाती और मैं उस पर सर हिलाता। दिन गुजरते रहे और मैं इसी सबक के साथ बड़ा होता रहा। मेरा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल था, मगर जिसको पढ़ना होता है वो घर बैठकर भी पढ़ लेता है। इस बात के मुताबिक मैंने इस स्कूल में दिल लगाकर पढ़ाई की, जहां दूसरे बच्चे आवारागर्दी करते थे या मास्टर जी की मार खाकर भी नहीं पढ़ते थे। वहां मैं खेल के समय भी पढ़ाई करता। हमारे मास्टर जी बड़े सख्त आदमी थे। वो हर बच्चे को खींच कर रखते थे। वो नरमी तो मेरे साथ भी नहीं करते थे, मगर मेरा ये शौक़ देखकर एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें पढ़ाई का बहुत शौक़ है। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ा दिया करूँ। बाकी बच्चों की वजह से मुझे क्लास में बहुत सुस्ती से काम करना पड़ता है। मैं वो सब कुछ नहीं पढ़ा सकता जो ज़रूरी है, क्योंकि और बच्चे बहुत कमज़ोर हैं और तुम अच्छे जहन के मालिक हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें वो सब कुछ ट्यूशन में पढ़ा दिया करूँ जो ज़रूरी भी है और तुम्हें पढ़ना भी चाहिए। बताओ क्या कहते हो तुम। मास्टर जी की सख्ती का तो सबको पता था, मगर उनकी इस बात से मैं हैरान हो गया। मुझे अच्छा भी लगा कि मैं मास्टर जी से ट्यूशन पढ़ूंगा और वो खुद मुझे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन फ़ीस, अचानक ये बात जब मेरे दिल में आई तो मैं परेशान हो गया। इससे पहले कि मैं मास्टर जी को मना करता, वो मेरा चेहरा देखकर खुद ही बोले कि बच्चे फ़ीस की टेंशन मत ले, मैं तुमसे फ़ीस नहीं लूँगा, बल्कि तुम्हें तो मैं अपनी खुशी से पढ़ा रहा हूँ। और बल्कि कहा जाए तो तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बावजूद पहले बच्चे हो जिसने मुझे अपनी पढ़ाई से खुश किया है। ये सुनकर मैं खुशी से खिल उठा और उनका धन्यवाद किया और सीधा घर की तरफ भागा, क्योंकि ये सब मुझे माँ जी को बताना था। उनकी प्रार्थना ही थी जो भगवान ने इतनी इज्जत दी कि मास्टर जी मुझे खुद पढ़ाने को तैयार थे। मैंने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और पिताजी भी मास्टर जी के लिए प्रार्थना करने लगे। उस समय मैं 5वीं कक्षा में था। जब अगले दिन स्कूल के बाद मास्टर जी के घर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने लगा तो मेरी माँ ने मुझे देसी घी एक डिब्बे में बंद करके दिया, जो वो 2 महीने से मलाई जोड़ करके बना रही थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, माँ ये तुम अपने लिए बना रही थी ना, कि जोड़ों का दर्द है, ये खाने से ठीक हो जाता है, फिर तुम मास्टर जी के लिए क्यों दे रही हो। जिस पर माँ जी मुस्कुराकर बोली, अरे दीवाने, मेरा दर्द तो ठीक है, वो तेरा मास्टर कितने दिल से तुझे पढ़ा रहा है और वो भी फ्री में।
तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि उसे अपनी खुशी से कुछ दें। बस तू ये ले जाकर उन्हें दे देना। न चाहते हुए भी मैंने माँ से वो घी का डिब्बा ले लिया। जब मास्टर जी के घर पहुँचा तो वो अखबार पढ़ रहे थे। मुझे देखकर खुश हुए और बोले, चलो जल्दी से अंग्रेज़ी की किताब लाओ, मैं तुम्हें आज टेंस कराता हूँ। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बदलती चली गई। मैं स्कूल के बच्चों से बहुत आगे था, मगर पर्चे वही देता जो बाकी बच्चे देते, मगर मेरी पढ़ाई उनसे कहीं ज़्यादा आगे की थी। 6 महीने के अंदर मेरे सारे टेंस भी क्लियर थे और मैं याद भी अच्छे से कर लेता। इस तरह 8वीं कक्षा तक मैं इसी स्कूल में पढ़ता रहा। मगर शुक्रिया है मास्टर जी का, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, कदम कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे मुफ्त में पढ़ाया। मैं इकलौता बच्चा था जो उनके घर पर ट्यूशन पढ़ता था। वो पैसे लेकर भी किसी बच्चे को नहीं पढ़ाते थे। मुझे इस बात पर भी गर्व था कि मैं इकलौता बच्चा हूँ जिसे मास्टर जी ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो कक्षा 8 तक मैं बहुत अच्छा हो चुका था। पढ़ाई में मुझे कक्षा 10 की परीक्षा भी देनी पड़े तो मैं अच्छे नंबरों से पास कर जाता। हमारे गांव में कक्षा 8 तक ही स्कूल थे। बहुत से लड़के तो 8वीं तक पढ़कर ही बस कर गए। मेरे अलावा 2 और लड़के थे जिन्होंने आगे पढ़ने का सोचा। मास्टर जी ने शहर में बात करके दाखिला करा दिया। मैं रोज़ सवेरे 6 बजे बस की छत पर बैठ जाता और शहर पहुंच जाता। इसी तरह वापस आते हुए भी मुझे 5 बज जाते थे। लेकिन पढ़ाई का जुनून मुझे रुकने नहीं देता था। ये सब सफ़र और थकावट मुझे रोकते नहीं थे, बल्कि मैं दुखते जिस्म के साथ अगले रोज़ नई उम्मीदों के साथ उठता था कि आज के दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। 10वीं में किसी मास्टर ने भी मास्टर जी की तरह दिलचस्पी तो नहीं ली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं मास्टर जी के पास तो नहीं पढ़ता था, लेकिन कुछ समय के लिए उनके पास जाता ज़रूर था। मैं उनका एहसान उम्र भर नहीं चुका सकता, क्योंकि वो अकेला इंसान था जिसने अपने अंदर का ज्ञान बूंद बूंद करके मेरे अंदर बिना किसी लालच के भर दिया था। मेरी फिक्र और माता पिता की प्रार्थना का फल ये मिला कि मैंने 10वीं के पेपर में टॉप कर लिया। मेरी इस कामयाबी पर हर कोई हैरान था। गांव वाले तो मुंह में उंगलियां दबाकर पूछते थे, अच्छा तू कुमार का बेटा है जिसने बोर्ड में टॉप किया। सब मेरे माता पिता की किस्मत को बोलते और माएँ अपने बच्चों को मुझ जैसा बनने की नसीहत करती, जिस पर ज़्यादातर बच्चों को मुझसे नफ़रत हो गई थी। गांव की लड़कियां जिन्हें मेरी तरक्की के बारे में पता चला तो वो भी मेरे सपने देखने लगीं, मगर उस समय इन सब बातों से मैं अनजान था। मुझ में कुछ करने का जुनून था। मुझे सिर्फ बड़ा आदमी बनना था, जिसे देखकर मेरे माता पिता मुझ पर फ़ख्र करते। उसके बाद मैं गांव में सबकी नज़रों में आ गया। मेरे माता पिता को भी बहुत इज्जत मिलने लगी। वो लोग जो मेरे माता पिता से मिलना भी पसंद नहीं करते थे, अब वो खुद कार्ड भेज भेज कर उन्हें अपने घर पर शादियों में बुलाया करते थे। जब कभी ऐसा होता तो पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते और मुझे चूम कर कहते, बेटा ये सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। तूने ही मुझको इतनी इज्जत दिलाई है जिसके लिए मैं उम्र भर तरसता रहा था। अब गांव की औरतें भी बिना किसी काम के ही माँ के पास आकर बैठ जाती और बातों बातों में अपनी बेटियों के बारे में बताने लगती। मेरी बेटी फला काम में माहिर है। मेरी बेटी को खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, जिससे साफ जाहिर होता कि अगर कभी मेरी शादी के बारे में सोचा जाए तो उनकी बेटी को भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन मेरे माता पिता को अभी मेरी शादी नहीं करनी थी। मुझे भी अभी अपने करियर पर ध्यान देना था और कुछ बनना था। स्कूल में टॉप करने के बाद मुझे स्कॉलरशिप पर एडमिशन मिल गया। अब मैं वहीं हॉस्टल में रहने लगा, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत ज़्यादा कठिन थी और रोज़ रोज़ मैं इतना लंबा सफ़र नहीं कर सकता था। हॉस्टल कॉलेज वालों का था तो मुझे वहाँ आराम से एक कमरा मिल गया। अब आराम से हर हफ्ते मैं अपने घर का चक्कर लगा लिया करता था। कॉलेज में तो लड़के बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे तो पढ़ना था, नाम कमाना था, और जो इज्जत मैं अपने माता पिता की बना चुका था उसे मैं घटा नहीं सकता था। मुझे और ज़्यादा उनकी इज्जत बढ़ानी थी। दिन रात का फ़र्क किए बिना मैंने वहाँ भी खूब मेहनत से पढ़ाई की, जिसका नतीजा ये निकला कि मैंने वहाँ भी टॉप किया। अब तो गांव में भी हल्ला मच गया था। हर जगह मेरी ही बात होती और गांव वाले अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते और गांव के लोग मेरे पिता को साहब कहकर बुलाते। सब समझ चुके थे कि अमर बहुत आगे जाएगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
काश मैं समझ पाता कि इतनी इज्जत भी अच्छी नहीं होती। जब आदमी कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच जाता है तो उतने ही दुश्मन भी बन जाते हैं जिसका सामना वो अकेले नहीं कर सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो पूरा गांव हमारे घर में जमा था और मिठाइयों के साथ मुझे मुबारकबाद भी दे रहे थे। और बहुत सी औरतें तो अपनी बेटियों को भी अपने साथ लेकर आईं और माँ से मिलवाने लगीं और बताने लगीं कि मेरी बेटी तो अच्छी है, हर काम कर लेती है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। पहले मेरे लिए एक दो रिश्ते आए थे, लेकिन अब तो आधा गांव मुझे अपना दामाद बनाना चाहता था। माँ पिताजी तो घबरा ही गए थे और मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी ये सब कुछ देखकर। लेकिन जो भी हो, एक दिन तो मुझे शादी करनी ही थी, तो माँ ने सोचा रिश्ता देख ही लेती हूँ, फिर बाकी सब खुद ही पीछे हट जाएंगे। लेकिन परेशानी ये थी, रिश्ता करें तो करें किसके साथ, क्योंकि एक के साथ रिश्ता जोड़ते हैं तो दूसरे को बुरा लग जाएगा। और किसी की लड़की में भी कोई ऐब नहीं था। गांव की सभी लड़कियां सुंदर और सुशील थीं, लेकिन सब में एक बात बराबर थी, कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ ने मुझसे पूछा तो मैं खामोश रहा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तो कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। पिताजी ने फैसला कर लिया कि अभी कोई रिश्ता तय नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। अभी अभी तो लोगों ने पिताजी की इज्जत करनी शुरू की थी, तो अब वो कैसे अपनी इज्जत को हाथ से जाने देते। लेकिन मेरा बुरा समय शुरू हो चुका था जब मेरे घर चौधरी की पत्नी ने कदम रखा था। उसने 500 का नोट और मिठाई की टोकरी माँ के हाथ में दे दी और मुबारकबाद भी दी। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई कि अब तो चौधरी के घर से भी हमारे घर मुबारकबाद आने लगी। मगर ये उनकी भूल थी कि वो औरत बगैर किसी मकसद के हमारे घर आई है। दूसरे दिन ही चौधरी ने पिताजी को अपने घर पर बुलाया। पिताजी बहुत तैयार होकर चौधरी के घर गए, वरना चौधरी तो क्या, कोई भी लीडर हो, पिताजी ना अपने कपड़ों का ख्याल करते, ना ये देखते कि मैं नहाया धोया हुआ हूँ या नहीं, बस अपनी टूटी चप्पल पैर में पहनते और चले जाते। लेकिन आज मैं घर पर ही था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के एडमिशन में अभी टाइम था। पिताजी नहाए धोए, दिवाली का नया जोड़ा पहना और बालों में कंघी की और चौधरी के घर चले गए। वो तो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं लोगों से मुबारकबाद ले लेकर थक चुका था। अब मुझ में और हिम्मत नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। कल का सारा दिन मेहमानों में निकल गया था, मैं आराम नहीं कर पाया था। पिताजी को आने में बहुत समय लग गया। माँ भी परेशान हो गई थी, लेकिन मैं परेशान नहीं था। जानता था चौधरी भी वही बातें कर रहा होगा जो पूरा गांव कर रहा है कि अमर हमारे गांव का फ़क्र है, उसे बड़ा आदमी बनाना ताकि वो हमारे साथ साथ पूरे गांव के काम आए, सबका नाम रोशन करे। लेकिन जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने मेरी सोच से अलग ही सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि चौधरी तुम्हारा रिश्ता मांग रहा था। चौधरी के ख़ानदान में कोई भी उनकी बेटी के लायक नहीं है, सब अनपढ़ हैं और उनकी बेटी की उम्र से बड़े भी हैं। वो अपनी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे समझदार लड़के से करना चाहता है जो उसकी ही उम्र का हो और वो उसके साथ खुश रहे। इसके बदले वो ज़मीन भी देगा। पिताजी की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। सब लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों कराना चाहते हैं? ऐसा भी क्या है मुझ में? बस अच्छे नंबर से पास ही तो हुआ हूँ। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो मुझे फ़क्र से देखने लगे। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और कहने लगे, तुम्हारी वजह से हमें ये इज्जत मान मिला है। अब वो और मैं अपनी ही सोचों में गुम। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिताजी तो मेरा रिश्ता भी तय कराए थे और मेरी मंगनी अगले हफ्ते ही थी। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूँगा। पिताजी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और बोले कि बेटा, मेरा मान रख लो और इसी लड़की से शादी कर लो, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं चुप हो गया, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे बागी कर दिया। मेरी मंगनी हुई। उसके बाद चौधरी पिताजी को एक साइड पर ले गए और पता नहीं उनसे क्या क्या कहा। पिताजी मेरे पास आए और मुझे एक तरफ ले जाकर कहने लगे, बेटा, चौधरी की एक ही बेटी है। अगर कल को चौधरी को कुछ हो गया तो कौन होगा उसकी बेटी का ख्याल रखने वाला? तो इसी समय चौधरी की बेटी से शादी कर ले। मैं पिताजी को देखता रह गया।
उन्होंने अपनी इज्जत बढ़ाने की खातिर एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मुझे उससे शादी करनी है या नहीं। मैंने पिताजी को मना करना चाहा, लेकिन पिताजी चौधरी को ज़ुबान दे चुके थे और 1 घंटे में हमारी शादी हो गई। लड़की कैसी थी, कौन थी और कितना पढ़ी लिखी थी या अनपढ़ थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। अब मैं उस लड़की का पति बन गया था। मुझे उस लड़की से नफ़रत हो रही थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत। उसके पिता ने मेरे पिता को इतना मजबूर कर दिया था कि पिताजी ने मेरे बारे में सोचे बिना मुझे इतनी छोटी उम्र में ज़िम्मेदार बना दिया था। लेकिन शुक्र था कि अभी वो लड़की अपने बाप के घर में ही थी और मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शहर चला गया, वहाँ जाकर पढ़ाई की और पेपर दिए, जिसमें एक बार फिर से मैंने टॉप किया। लेकिन मैं जान गया था कि अपनी कामयाबी लोगों को बताने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हम अपनी कामयाबी लोगों को बताएंगे, लोग उतना ही हमसे उसका फ़ायदा लेने में लग जाएंगे। बेहतर है कि लोगों से सब कुछ छुपा कर रखा जाए। मैंने माँ और पिताजी को कुछ भी नहीं बताया था। जब माँ ने नौकरी के बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अभी कोई नौकरी नहीं मिली है, वरना फिर से लोग घर में ढोल ताशों के साथ जमा हो जाते और वहीं मिठाइयाँ, मुबारकबाद वगैरह वगैरह, और फिर सबकी सिफारिशें, रुके हुए काम जो पिताजी की इज्जत की खातिर मुझे करने पड़ते। अभी ट्रेनिंग में समय था, इसलिए मैं घर आ गया, लेकिन यहाँ आकर अजीब जान को बवाल लग गया। पिताजी चाहते थे मैं नौकरी ढूंढकर पूजा को जल्दी से घर ले आऊं। वो लड़की जिसे मैं जानता तक नहीं था, देखा भी नहीं था, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। अभी मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता था। ट्रेनिंग के समय तक तो मैंने माँ पिता को संभाल लिया, ये कहकर कि अभी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन माँ और पिताजी भी अपनी ज़िद पर रहे। खैर, मुझे कमिश्नर की पोस्ट मिल गई थी, लेकिन मैं अतीत का कुछ भी नहीं भूला था कि कैसे कैसे लोगों ने मेरे माता पिता को मजबूर करके अपने काम निकलवाए और बलि का बकरा मुझे बनना पड़ा। इसलिए मैंने सबसे अपनी नौकरी के बारे में छुपाए रखा। जब मैं घर जाता तो माँ और पिताजी मुझसे नौकरी का पूछते तो मैं हमेशा मना कर देता। उस पर मेरी माँ कहती कि तू परेशान मत हो बेटे, मुझे उम्मीद है तुझे कोई अच्छी नौकरी ज़रूर मिलेगी। फिर चौधरी भी फ़ख्र करेगा कि मेरा दामाद इतनी बड़ी जगह, इतनी अच्छी नौकरी पर लगा है। माँ से झूठ बोलकर मुझे बहुत अफसोस होता, लेकिन चौधरी नाम की तलवार जो मेरे सर पर लटकी थी, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। अगली बार जब मैं घर आया तो माँ और पिताजी फिर से नौकरी का पूछने लगे, तो मैंने उनसे कह दिया कि मैं फूड डिलीवरी करता हूँ। पिताजी को तो समझ नहीं आया। मैंने आम शब्दों में उनको समझाया तो वो बहुत मायूस हुए और कहने लगे, तुम तो इतना पढ़े लिखे और फिर ऐसी नौकरी क्यों मिली है। मुझे दिल ही दिल में बहुत खुशी हुई और सोचने लगा, आपने भी तो मेरे बारे में नहीं सोचा था, मुझे आपके साथ ऐसा ही करना चाहिए। पिताजी ने कहा, अभी हम चौधरी को नहीं बताते हैं, तुम जल्दी से दूसरी अच्छी सी नौकरी तलाश करो। मैंने मायूसी से कहा, पिताजी, नौकरियों का तो काल पड़ा है, कोई नौकरी देने को तैयार ही नहीं है और अच्छी नौकरी मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पिताजी ने कहा, तुम कोशिश करते रहो, कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन मुझे अपनी असल नौकरी छुपाने के लिए फूड डिलीवरी की नौकरी भी करनी पड़ी। अब मैं रात को डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनता और मुंह पर रुमाल बांधकर निकल जाता। अब मैं घर पर फूड डिलीवरी की नौकरी के बारे में बताता तो कम से कम झूठ तो नहीं होता। पिताजी ने फिर मुझसे पूछा कि क्या कोई अच्छी नौकरी मिली। मैंने बड़ी मायूसी से कहा, नहीं पिताजी। पिताजी ने मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे, चौधरी बहुत गुस्से में है और कहता है कि हमने तेरे पढ़े लिखे बेटे को देखकर अपनी बेटी की शादी की थी ताकि वो उसके साथ खुश रहे, लेकिन ऐसी नौकरी के साथ वो कैसे खुश रह सकती है। वो तलाक लेना चाहता है। तू जल्दी से अच्छी नौकरी देख ले। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था कि चलो खुद ही जान छूटने वाली है। मैं शहर आया तो अपने इस एडवेंचर को जारी रखा और फूड डिलीवरी करता रहा। एक रोज़ एक लड़की ने पिज़्ज़ा मंगवाया। मैंने जब वो पिज़्ज़ा दिया तो वो लड़की चादर में थी, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं। मैं उसे देखता रह गया। मुझे आज तक किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई थी, बल्कि मैंने आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। अगर कहा जाए कि मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था तो गलत नहीं होगा।
अब मैं रोज़ फूड डिलीवरी के बाद उस लड़की की गली का चक्कर लगाता। उसके घर में एक खिड़की थी, वो भी वहाँ से छुपकर मुझे देखती थी। इसी तरह 7-8 दिन गुजर गए। एक दिन उस लड़की ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर बुला लिया और मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन अंदर जाते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा सामने बिस्तर पर चौधरी लेटा हुआ था और उसने ऊपर तक चादर ओढ़ी हुई थी और मैंने वैसे ही रुमाल बांध रखा था, जिसकी वजह से चौधरी मुझे पहचान नहीं सका और देखते ही गुस्से से बोला कि क्या तमाशा लगा रखा है, तुम्हारे घर में कोई माँ बेटी नहीं है जो मेरी बेटी के पीछे गली के रोज़ चक्कर लगाते हो। मैं अपने गांव का चौधरी हूँ, तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा, निकलो यहाँ से, आइंदा यहाँ पर दिखाई मत देना। मैं तो वहाँ से जैसे तैसे भागा और अगले दिन मैं गांव चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि चौधरी की बहन शहर में रहती है और चौधरी अपनी बेटी को तलाक दिलवाने के लिए वकील के पास लेकर गया था, मगर 1 हफ्ते पहले उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी टांगें काटनी पड़ गईं। मगर वो ठीक होते ही पूजा को तलाक दिलवाकर उसकी शादी कहीं और कर देगा। ये सब पिताजी से सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि मोहब्बत भी हुई तो किससे, अपनी ही पत्नी से। पिताजी कह रहे थे, बेटा तूने बड़ा मायूस किया, चौधरी ने अपनी बेटी की शादी तुझसे इसीलिए ही की थी कि उसकी बेटी भी पढ़ी लिखी थी, जितना तू पढ़ा लिखा है वो भी उतनी ही पढ़ी हुई है। चौधरी ने अपनी बेटी को शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाया है और इसीलिए वो शहर में अपनी बुआ के घर पर रहती है। जब चौधरी को पता चला कि तूने पढ़ लिख कर गाँव का नाम रोशन किया है तो उसने सोचा कि वो अपनी बेटी की शादी तुझसे करा देगा ताकि गांव के दोनों बच्चे पढ़ लिख के एक साथ रहें और गांव की तरक्की के बारे में सोचें, क्योंकि अक्सर पढ़ लिख कर बच्चे अपने गांव को छोड़कर शहर में बस जाते हैं। इसके बाद मैंने पिताजी को बताया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है, मुझे कमिश्नर की जॉब मिल गई है और कल ही मुझे इस बारे में पता चला है। अब मैं अपनी बेवकूफ़ी तो बता नहीं सकता था, इसीलिए नौकरी के बारे में ही बता दिया और ये बात गाँव में आग की तरह फैल गई और 1 महीने के अंदर मैं पूजा से शादी करके उसे अपने घर ले आया। पूजा सच में पढ़ी लिखी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। अगर मैं उससे शादी नहीं करता तो बहुत पछताता, लेकिन मैंने आज तक उसे फूड डिलीवरी वाला किस्सा नहीं सुनाया और आज हम अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।